नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंकुश सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम सीधा आप किसानों से जुड़ते हैं और कृषि संबंधी अलग अलग विषय हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं ताकि उससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सके कॉल के माध्यम से और हमारे विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का समाधान दे सके, वो भी लाइव तुरंत। तो आइए जानते हैं आज का विषय क्या है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे। हमारा आज का विषय है बटन मशरूम की खेती में बीमारी एवं बचाव, और साथ ही हमारा दूसरा भी विषय है जिस पर आज हम आपकी कॉल्स लेंगे, आलू की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण। तो दोनों विषय हैं। बटन मशरूम की बात करें तो किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपने आलू की फसल ली है, जो कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बड़े पैमाने में किसान इस वक्त आलू की खेती करते हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने की फसल हो गई है, लेकिन इस वक्त कई तरह की बीमारियां और कीट हमला बोल सकते हैं आलू की फसल पर, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसका विपरीत असर हम आलू की फसल पर देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरीके से अपनी फसल को सुरक्षित रखना है, कीट और बीमारियों से बचाना है, और साथ ही हमारे छोटे किसान जो कि जिनके पास बहुत भूमि नहीं है उनके लिए मशरूम की खेती, खास तौर पर बटन मशरूम की खेती कैसे लाभकारी साबित हो सकती है। तो इन दोनों ही विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे 2 टोल फ्री नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई आशंका है, तो आप हमारे ये दोनों नंबर मिलाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाएं, ताकि आपके सवालों के मिल सके जवाब। 2 मेहमान हैं स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर सुभाष तिवारी जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में। और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर वीके शर्मा है, अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका भी कार्यक्रम में। तो आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिन किसानों ने आलू की फसल ली है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, कीट और बीमारियों से फसल को कैसे बचाना है, और डॉक्टर सुभाष तिवारी जी से समझेंगे बटन मशरूम के बारे में और इससे जुड़ी विशेष बातें कौन कौन सी हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। डॉक्टर सुभाष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हम बटन मशरूम की बात कर रहे हैं, विशेष तौर पर हमने देखा है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा इसे ही पसंद किया जाता है, तो क्या खासियत है इसकी? और हम ये भी समझ रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में विशेष तौर पर जो मशरूम है उसकी मांग भी बढ़ जाती है। जी, मशरूम एक प्रकार का फंगस है, कवक है, और मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें से कुछ प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसको हम बोलते हैं बटन मशरूम। इसकी खेती 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में की जाती है, और इसके लिए जो नमी चाहिए वो 80 से 90% चाहिए जी। और इसका जो मौसम है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक इसकी खेती की जाती है। और इस समय बटन मशरूम की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं। उनकी फसल जो है फार्म में लगी हुई है और बहुत अच्छे ढंग से वो लोग कर रहे हैं। और उनकी जो खेती बटन मशरूम की जो खेती करते हैं उसके लिए कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, उसमें बिजाई कैसे करते हैं, उसकी केसिंग मिट्टी कैसे उसमें बिछाते हैं और उसको केयर कैसे करते हैं, वह एक प्रशिक्षण के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बताया जाता है। और प्रशिक्षण लेके किसान भाई बटन मशरूम की खेती इस समय कर रहे हैं, जो उनकी खेती इस समय फसल आ रही है। जी बिल्कुल। तो इसके ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि तापमान कैसे आपको मेंटेन करना है, किस तरीके से इसका बेड बनाना है, कैसे आप मशरूम कहाँ से पा सकते हैं, किस तरीके से इसकी खेती की शुरुआत करें और कितने से शुरुआत करें, तमाम बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो चलिए इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखते सबसे पहले। किसानी में मशरूम की खेती सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है। मशरूम की खेती आप कम लागत और कम जगह में कर सकते हैं। मशरूम की कई किस्में हैं, लेकिन अच्छे मुनाफे के लिए सही किस्म का चयन करना जरूरी होता है। ऐसी किस्म का चयन करें जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो। सफेद बटन मशरूम की बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। मशरूम पर्यावरण नियंत्रण फसल घरों में उगाए जाते हैं। मशरूम के बीज को स्पॉन कहते हैं। बटन मशरूम की खेती करने के लिए एक खास तरह की खाद तैयार की जाती है जिसे कंपोस्ट कहते हैं। बटन मशरूम की बिजाई की बात करें तो 100 किलो कंपोस्ट खाद की बिजाई के लिए 750 ग्राम से 1 किलो तक बीज काफी रहते हैं। इसमें स्पॉन को समान रूप से खाद के रूप में मिलाया जाता है। बटन मशरूम में कई तरह के रोग लगने की आशंका रहती है।
फसल में ड्राई बबल, वेट बबल, कॉबवेब, ग्रीन मोल्ड, ऑलिव ग्रीन मोल्ड और ब्राउन ब्लास्टर मोल्ड जैसी कई बीमारियों के होने का खतरा रहता है। इन रोगों से बचाव के लिए अगर पानी टैंक का हो तो उसे समय समय पर 0.15% ब्लीचिंग पाउडर से उपचारित करना चाहिए। अगर किसी कंपोस्ट में कोई दूसरी फफूंदी काली, हरी और पीली दिखाई दे तो उस जगह से पॉलीथीन काटकर संक्रमित हिस्से को चिमटी की मदद से अच्छी तरह से हटा दें। फिर उस जगह पर बॉविस्टिन कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम के मिश्रण का बुरकाव करें। बुरकाव के बाद उस जगह 48 घंटे तक पानी नहीं डालें। दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। तो भी कुछ बातें भी हमने आपको बताया कि किस किस तरह की समस्या मशरूम की खेती में आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इनके लक्षण क्या हैं। आइए बात करते हैं आलू की, और हमारे साथ डॉक्टर शर्मा जी लगातार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बने हुए। डॉक्टर शर्मा, जैसे कि आलू की हमने बात की और 1 से 1.5 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो तापक्रम है उसमें भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, और जो मौसम चेंज हुआ और हमने आज इस बार देखा भी कि काफी आर्द्रता रही, जो खेत है वो भी गीले रहे। तो क्या स्थिति है अभी आलू की फसल की? जी, इस समय मौसम का जो है हमारा उतार चढ़ाव ज्यादा चल रहा है। मौसम जो हाईएस्ट है वो हमारा 18 डिग्री है और लोएस्ट हमारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है। इस समय मौसम के बदलाव को देखते हुए हमारे रोग व कीट का प्रकोप होना संभव है। अगर हमारा ये थोड़ा सा मौसम और नीचे जाता है 6 डिग्री से और हमारी ओस पड़ने लगती तो उस समय हम पिछैती झुलसा है उसका रोग लगने की ज्यादा संभावना आशंका की जाती है। इसके अतिरिक्त माहू और सफेद तीलियां जो हमारे कीट हैं वो इस समय लगने की संभावना उनकी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जब नम मौसम मिलता है ऐसी परिस्थिति में इनका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इनको रोकने के लिए हमें उचित उपाय करने चाहिए। जी, अगर हम तो वो उपाय किस किस तरह के हों, जैसे कि आपने जी बिल्कुल, वो उपाय किस तरीके से हो, कैसे उचित उपाय किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे आपसे डॉक्टर शर्मा। लेकिन फिलहाल इससे जुड़ी हमारी जो आज की रिपोर्ट है पहले उस पर नजर डाल देते हैं। इस समय जिन किसानों ने खेतों में आलू की फसल लगा रखी है वो फसल की देखभाल करें। आलू में फसल की जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। पछेती आलू में सिंचाई करने से जमीन भीगी रहने पर पाले का असर कम हो जाता है। वहीं आलू को कीटों और रोगों से भी बचाएं। लगातार बादल रहने और नमी के कारण आलू में कई तरह के कीट और रोग लग सकते हैं। कीटों की बात करें तो माहू कीट रस चूसने वाला कीट होता है। बचाव के लिए बीज आलू की फसल और दूसरी सब्जियों की फसल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी रखें। खेतों में या आसपास उगे माहू ग्रसित पौधे, खासकर पीले रंग के फूल वाले पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। जैसे ही प्रति 100 पत्तियों पर माहू की संख्या 20 से ज्यादा होने लगे तो फसल के डंठलों को काट दें। सफेद मक्खी भी आलू को नुकसान पहुंचाती है। ये छोटे नरम शरीर वाले सफेद कीड़े होते हैं जो पत्तियों से रस चूसते हैं। सफेद मक्खी पर नजर रखने और इन्हें पकड़ने के लिए पीला चिपचिपा ट्रैप इस्तेमाल करें। इसके अलावा कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आलू में लगने वाले रोगों की बात करें तो आलू में अर्ली ब्लाइट रोग होता है। ये रोग फफूंद के कारण होता है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर हल्के हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे जल्दी ही भूरे हो जाते हैं। बचाव के लिए आप रोग प्रतिरोधक किस्म जैसे कुफरी जीवन और कुफरी सिंदूरी लगा सकते हैं। आलू में भूरा बिगलन रोग भी लगता है। ये जीवाणु जनित रोग है। इस रोग के होने पर पौधे सामान्य पौधों से बौने हो जाते हैं और कुछ ही समय में हरे के हरे ही मुरझा जाते हैं। इनके अलावा आलू में झुलसा रोग भी हो जाता है। कीटों और रोगों का प्रकोप ज्यादा होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव प्रभावित जगह पर कर सकते हैं। बिल्कुल,
बिल्कुल। तो आलू पर अभी आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, और अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमें कॉल करें। और एक कॉलर है उमेश कुमार है, जिन्होंने हमें कॉल किया, ये बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार उमेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी जी जी, बताएं उमेश कुमार जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मशरूम लगाना चाहते हैं, उसका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा? जी, बिहार से हैं ये हमारे दर्शक, और ये मशरूम की खेती करना चाहते हैं, बीज कहाँ से मिल सकता है? आप बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से भी बीज ले सकते हैं, या आपके आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप जनकपुरी नई दिल्ली से भी मशरूम विज्ञान लेबोरेटरी है, यहाँ पे मशरूम का बीज बनता है, और सारी वैरायटी का बीज यहाँ मिल जाता है, आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। और जिस क्षेत्र से है, क्या वहाँ पर मशरूम की खेती की जा सकती है? बहुत आराम से, वहाँ पे बिहार में बहुत सारे किसान हैं जो मशरूम खेती कर रहे हैं, और मौसम के हिसाब से सीजनल भी खेती कर रहे हैं, और एसी प्लांट में भी वहाँ पे खेती हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। और हमने देखा डॉक्टर सुभाष की ये काफी नए हमें किसान लगे, शायद इन्होंने अभी तक मशरूम की खेती नहीं की है, उतना अनुभव भी नहीं है, तो इन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे वो किसान जिनके लिए मशरूम की खेती नई चीज है, इससे पहले उन्होंने नहीं की है, तो किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए? हमारा इनके लिए सलाह है कि आप जो भी आपके नजदीक में कृषि विज्ञान केंद्र हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। आप वहाँ से संपर्क कर लें, वहाँ पे 5 दिन का कोर्स है, 7 दिन का भी कोर्स है, वो अच्छे तरीके से उसको सीख के ही इसकी खेती करें। अगर वहाँ आसपास पे ये संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो जनकपुरी नई दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र या राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, यहाँ पे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होता है, या हमारा जो भारत का मेन केंद्र है NRCM सोलन, वहाँ पे भी आप प्रशिक्षण कार्यक्रम करके फिर आप ट्रेनिंग करके फिर आप खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप समझ चुके होंगे वो दर्शक जिनके लिए मशरूम की खेती थोड़ी नई चीज है, और कई बार मन में आशंका भी रहती है, उस तरह का आत्मविश्वास नहीं हो रहता कि जो पारंपरिक तौर पर हम फसलें लेते हैं, क्योंकि इसकी खेती उससे अलग होती है। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा और विस्तार से अपने मेहमान से समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, भानु प्रताप जी, सवाल बताइए अपना। हेलो हेलो जी, भानु प्रताप जी, सवाल बताएं। हेलो जी भानु प्रताप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न बताइए। हमारा प्रश्न, नमस्कार मैम जी नमस्कार। हमारा प्रश्न डॉक्टर साहब BK शर्मा जी से जो है कि हम आलू बीज उत्पादन करते हैं और चिपसोना लगभग बीज हमने मतलब बोया हुआ है इस साल, और हर साल हम करते हैं, लेकिन हमारा आलू छोटे साइज का रह जाता है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, ये आप जी कुछ और भी पूछना चाहते हैं भानु जी? आप सारी चीजें हैं, लेकिन छोटे रह जाने की वजह से हमें मार्केट में बेचने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जी बिल्कुल भानु जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं, और डॉक्टर शर्मा से हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये आपके क्षेत्र से ही हैं, फर्रुखाबाद से ही हैं ये, और चिपसोना की बात करें जो कि आमतौर पर एक बड़ा आलू होता है, तो इनका कहना है कि उसका साइज उस तरह का नहीं आता जो अपेक्षित होता है, उसे छोटा रह जाता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? ऐसा है, इसका वजह सबसे बड़ी ये है कि हम लोग अपने खेतों में जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का हम लोग कम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बरसात के समय में अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ढेंचा की फसल लें, और ढेंचा की फसल लेने के बाद यदि हम पटाई कर देते हैं तब हम आलू का अगर बीज बोए तो हमारा अच्छी साइज का निकल जाएगा। आलू का अच्छी साइज लेने के लिए कम से कम बीज की जो मात्रा होनी चाहिए, अर्थात 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम के बीज के कंद को अगर यदि हम बोए तो आलू का उत्पादन हमारा अच्छा से अच्छा प्राप्त होगा। जी। और इस तरीके से अगर हम भानु जी अगर बोएंगे तो हम आपको अच्छा बीज आलू का साइज आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल भानु जी, आप समझ गए होंगे कि क्या वजह। जी कुछ और करना चाहते हैं डॉक्टर शर्मा आप? हेलो नहीं, हमारे आलू का मैंने अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो संतुलित मात्रा में जो हमारा उर्वरक है उसका प्रयोग करें, और इसके अतिरिक्त मैंने अगर हम कंपोस्ट खाद भी अगर मिला देते हैं तो आलू का साइज, क्योंकि हमें आलू का साइज मिलने के लिए जो हमारे जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल। तो भानु जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि क्या वजह है कि आप ट्रिप्सोना तो लेते हैं लेकिन उस तरह का साइज वैसा आकार आपको नहीं मिल पाता, तो कहाँ आपसे कमी रह जा रही है वो भी आप समझ चुके होंगे, तो जरूर इन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर तिवारी, सुभाष तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए बटन मशरूम पर हमें बता रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, एक और दर्शक थे, जैसे मैंने उनसे बातचीत में समझा कि उतना अनुभव नहीं लग रहा और शायद उनके लिए मशरूम की खेती एक नई चीज है। तो जो नए किसान हैं या फिर जो कि आज हमारा कार्यक्रम देखकर इसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो कहाँ से इसकी शुरुआत करें, किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए? तैयारी के लिए तो सबसे पहला काम है आप प्रशिक्षण लें। नहीं अगर आपको प्रशिक्षण मिल पा रहा है तो अगर आपके आसपास में कोई भी किसान जो वहाँ पे खेती कर रहा है उनसे भी संपर्क करके आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी हमारी उनकी जो पर्सनल सलाह है, आप हमारे संस्थान में आइए, हम पूरी तरह से उनको गाइड करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और उनको सुपरविजन करते हैं। जब वो खेती कर रहे हैं उनको किस लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम पूरी कोशिश करते हैं उनको सॉल्व करते हैं और पूरी तरह से उनको हम बैकअप सपोर्ट देके उनको हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप आइए जनकपुरी में या आपके आसपास में कोई जो संस्थान है वहाँ जरूर प्रशिक्षण लीजिए, या जो किसान है जो फार्मर्स वहाँ खेती कर रहे हैं वहाँ पे आप छोटे लेवल से भी आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत करें। जो भी थोड़ी सी जगह आपके पास है, चाहे 10 बाई 10 का कमरा है या झोपड़ी है या कच्चा घर है चाहे पक्का घर है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक है, नंद स्वरूप जी हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप जी, बाराबंकी से। जी, मैं बताएं जानना जी। चाहता हूँ कि कोहरे का समय आ गया है, ठंडक का मौसम है, ऐसी दशा में आलू में जो अगेती झुलसा लगता है तो आलू को झुलसे से हम किस प्रकार से बचाएं? दूसरी चीज कुछ कीट लगते हैं जो पौधे को नष्ट कर देते हैं, वो आलू के दुश्मन होते हैं, उससे किस प्रकार से हम आलू को बचाएं? जी जी बिल्कुल नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये सवाल तो हम इस पर आने ही वाले थे। और नंद स्वरूप हमारे हर कार्यक्रम को देखते हैं, अपनी सहभागिता जरूर सुनिश्चित करते हैं हमारे कार्यक्रमों में कॉल के माध्यम से। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मा जैसे कि कह रहे हैं नंद स्वरूप जी की झुलसा रोग लगने की आशंका रहती है और ये आलू की बड़ी समस्या भी है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है और इससे पाले जैसी स्थिति में काफी नुकसान हो सकता है फसल को, तो क्या बताना चाहेंगे? इस समय अगैती झुलसा या पिछैती झुलसा जो भी हमारे लगने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में हम एक सुरक्षात्मक छिड़काव जब हमारा पाला पड़ने से पहले, अभी तो हमारे खेतों में लगा नहीं है, अगर हम सुरक्षात्मक छिड़काव अगर मैंकोजेब 2 से 2.5 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोल करके अगर एक हम छिड़काव कर दें तो इससे हमारा अगैती झुलसा या आपका पिछैती झुलसा दोनों से हमें एक कवच के रूप में काम करेगा। तो ये मौसम को देखते हुए वैसे पिछैती रोग का ज्यादा संभावना है, अगैती तो नहीं लगेगी। तो पिछैती रोग के बचाने के लिए भी या अगैती ना लगे तो उसके लिए मैंकोजेब 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें, तो ये हमारे रोग लगने की संभावना कम से कम 90% से माने कम हो जाती, माने 90% तक नहीं लगेगी। जी डॉक्टर शर्मा, जैसे कि आपने बताया मैंकोजेब के बारे में, तो जो ये पाला जैसे अभी बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति तो अभी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो अंतिम सप्ताह होता है दिसंबर का, उस वक्त काफी स्थिति बिगड़ जाती है, तापमान बहुत नीचे चला जाता है। तो उस वक्त मतलब मैंकोजेब ही है जो आप बता रहे हैं, इसी का छिड़काव हमारे जो किसान है वो करने की तैयारी करें या फिर अभी से कर दें या फिर कुछ और भी उपाय है इसके अलावा? नहीं, अभी से अगर छिड़काव कर देंगे तो हमारा बचाव के लिए मैंने बताया ना कि 15 से 20 दिन तक इससे सुरक्षात्मक बचाव कम से कम हमारा बना रहता है। इस समय हमारे फिर इसमें नहीं लगेगा रोग। अगर बाई चांस अगर लगता है तब उसके लिए फिर अलग से हम इसकी दवा है, ये आपका मैंकोजेब में है, साइकोनिल है, फास्फोमिडान है और इसके अतिरिक्त डाइथ्रोमोर्स है। ये दोनों मैंकोजेब अलग अलग दवा मिला करके तब हम इसका छिड़काव। जी जी बिल्कुल। ये आपका 3 kg प्रति 1000 लीटर में अगर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं कहा पहले सुरक्षात्मक छिड़काव कर लें हमारे किसान भाई, जिससे कि रोग लगने की संभावना ही न रहे। जी बिल्कुल, यानी प्रिवेंटिव जो स्टेप्स हैं वो हमारे किसान अभी से ले सकते हैं, लेकिन जब रोग के लक्षण दिखाई देंगे उस वक्त क्या करना है वो भी हमें हमारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर शर्मा उन्होंने बता दिया। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, आपके कॉल्स का इंतजार है। छोटा सा ब्रेक।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके कोई भी सवाल है हमारे आज के विषय से जुड़े हुए तो आपको विषय एक बार फिर से बता दें। आज हम बात कर रहे हैं बटन मशरूम की और इसमें होने वाली बीमारियों के बारे में, कौन कौन से इसमें कीट लग सकते हैं, और साथ ही आलू के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आलू की फसल में किस तरीके से आप कीट प्रबंधन करें। उससे जुड़े भी खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके जो भी सवाल है आप हमारे 2 टोल फ्री नंबर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें नोट कर लें। यहाँ से आप नोट कर हमें कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बटन मशरूम पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुभाष, जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, तो इस समय जो हमारे किसान जो इसकी खेती करते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, किस किस तरह की बीमारियों की आशंका रहती है मशरूम में? इस समय बटन मशरूम की खेती हमारे किसान भाई लोग कर रहे हैं और उनकी फसल निकल रही है, और उनकी जिन्होंने मशरूम की खेती कर रखी है और उनकी पहली फ्लश मशरूम उन्होंने निकाल लिया है। पहली फ्लश निकालने के बाद जब वो बटन मशरूम की तुड़ाई करते हैं तो उनके कुछ स्ट्राइप्स पे छूट जाते हैं। तो अगर उसकी क्लीनिंग नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां वहां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी उनकी सलाह है, तो अगर आप मशरूम आपकी निकल रही है, फर्स्ट फ्लश आपने निकाल लिया है, तो प्रिकॉशन के तौर पे आप सबसे पहले उसकी क्लीनिंग कर लीजिए, और जहाँ पे आपने मशरूम निकाला है, जहाँ से मशरूम की तुड़ाई की है, वहाँ पे हल्का सा गड्ढा हो जाता है, तो उसकी रिकेसिंग वहाँ पे जरूर करें, जिससे दोबारा जो मशरूम निकलेगी उसको निकलने में आसानी हो। और
क्योंकि पानी का छिड़काव डेली होता है, सुबह शाम करते हैं, तो उसकी वजह से भी बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। जी। तो अगर आप उसकी क्लीनिंग कर देंगे तो ऐसा बहुत कम चांस रहेगा उसमें बीमारी आएगी। रही बात कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो उसमें 2 प्रकार की बीमारियां आती हैं। एक, शुरू में जब आप बिजाई कर देते हैं उस टाइम पे कुछ कंपटीटर फंगस या मोल्ड्स आ जाते हैं। वो हम एक प्रिकॉशन के तौर पे उसके लिए सलाह देते हैं कि आप ठीक से अच्छे से कंपोस्ट बनाइए, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करिए। लेकिन जब मशरूम निकल रही है उसके बाद बीमारियां उस बीच में आ रही हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से उसमें बीमारी आ रही है। तो जब उसके स्ट्राइप उसमें रह जाएंगे तो जब सड़ना शुरू होगा तो उस समय एक कॉल है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। भजन लाल जी, सवाल बताइए। भजन लाल जी, पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी जी बताएं, सवाल बताइए अपना। मैं सर मशरूम के अलीगढ़ से यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ, मशरूम के खेती के लिए प्रशिक्षण की बात कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, हम दोहरा देंगे आपके लिए। लेकिन पहले जो आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद इन्हें प्रशिक्षण के बारे में बता दें कहाँ से है, क्योंकि अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जी, तो जो किसान लोग मशरूम की तुड़ाई कर लिए हैं, तो वहाँ पे कुछ वेट बबल या ड्राई बबल या काब वेब बीमारी आ जाती है। क्या होता है, जैसे बताया वेट बबल? वेट बबल अगर जो फार्मर्स कर रहे हैं उनको पता है कौन सी बीमारी आती है वेट बबल में। तो जो उसके करेक्टर हैं मशरूम पे कुछ हल्के हल्के धब्बे आ जाते हैं, और उसकी जो स्ट्राइप होती है जिसको हम डंडी बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें हल्का सा फट जाता है और वह आगे चल के और ज़्यादा बड़े स्तर पर जाता है, तो सारी मशरूम खराब होने लगती है और प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और अगर ड्राई बबल है तो मशरूम की जो स्ट्राइप होती है वो फूल जाती है काफ़ी, और वो एक अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है और ऊपर पे ब्राउन ब्राउन धब्बे हो जाते हैं। जी जी जी। अगर काब वेब डिजीज आई है, मशरूम लगातार निकल रही है, सेकंड फ्लश या फर्स्ट फ्लश के बाद मशरूम काब वेब डिजीज आती है, जिसको हम एक मकड़ी का जाला भी बीमारी बोलते हैं। चारों तरफ से जो मशरूम तो दिखेगी आप लोग लग रही है, उसके चारों तरफ से आपको सफेद सफेद फंगस अलग से फैल जाता है, और जब उस मशरूम को आप टच करते हैं तो अंदर से गल जाती है, सड़ जाती है पूरी तरह से। तो प्रिकॉशन लेने के लिए तो सबसे पहले आप उसमें पानी का स्प्रे बंद कर दीजिए 1 से 2 दिन के लिए, और उसमें कुछ दवाइयां हैं जैसे कार्बेंडाजिम 0.1% का आप स्प्रे कर सकते हैं। और एक दवाई और आती है जिसको हम बोलते हैं इंडोफिलम 45। जब इस वेट बबल आया है या ड्राई बबल आया है तो उस पर आप इसका छिड़काव करें 1 ml पर लीटर पानी में डाल के, तो काफी हद तक आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। जी, एक दर्शक रही बात भजन लाल जी ने भी पूछा अलीगढ़ से ट्रेनिंग के लिए कहाँ से हम प्रशिक्षण लें, तो आपके लिए हम सलाह देंगे कि अलीगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ से संपर्क कर लीजिए। वहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। दिल्ली के भी बहुत दूर नहीं है, और दिल्ली भी आपसे दिल्ली भी आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप हमारे संस्थान से भी आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी, एक कॉलर है हरगोविंद जी हैं, जिन्होंने आगरा से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी हरगोविंद जी, स्वागत है आपका हेलो के सामने, सवाल बताएं। हेलो हरगोविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हरगोविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप हमें हरगोविंद जी टेलीविजन से सुन रहे हैं तो दोबारा आप हमारा कॉल लगाएं। एक और कॉलर है त्रिलोक सिंह जी हैं, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो त्रिलोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो के सामने, सवाल बताइए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, सवाल मेरे है, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अल्मोड़ा जिला है मेरा, गांव लखरकोट है मेरा। ठीक है। और मैं यहाँ पर क्लस्टर अध्यक्ष हूँ। अच्छा ठीक है। ये मशरूम का प्रोग्राम आपका चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि जो मशरूम उत्पादन के लिए जो हमारा कंपोस्ट होता है ना, क्या वो हम यहाँ पे अपने क्षेत्र में इसको तैयार कर सकते हैं? क्योंकि जब हमारी ये ट्रेनिंग वाली बात आई, ट्रेनिंग में गए हम लोग, तो
वहाँ पे ये हुआ कि हमको पंतनगर से मशरूम के लिए ये कंपोस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है त्रिलोक जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। मेरे ख्याल से जो मीडिया है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से उसे बनाया जा सकता है। त्रिलोक जी, आप मशरूम खेती कर रहे हैं? ट्रेनिंग लेने की बात करें कि ट्रेनिंग ले रहे थे ये। चलो कोई बात नहीं। त्रिलोक जी, आप कंपोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। कंपोस्ट आप बना सकते हैं जहां भी आप खेती कर रहे हैं। आप बहुत आसानी से कंपोस्ट बना सकते हैं। उसका जो रॉ मटेरियल है जिसपे हम खाद बनाते हैं वो गेहूं का भूसा होता है, धान का भूसा होता है। या अगर आपके पास उत्तराखंड में वहाँ पहाड़ पे अगर गेहूं का भूसा या धान का भूसा आसानी से नहीं उपलब्ध है तो आप वहाँ का जो लोकल क्रॉप है जिसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है उस पर आप कंपोस्ट बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो जो पंतनगर की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपोस्ट, वो पास्चराइज कंपोस्ट वहाँ मिलता है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, लेकर वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बाकी हम आपको सलाह देंगे, अगर आप खुद खाद बनाएंगे तो आपकी खाद सस्ती पड़ेगी और आप बड़े लेवल पे आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो त्रिलोक जी, आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कंपोस्ट इसका तैयार किया जा सकता है। हरगोविंद जी हमारे दर्शक आगरा से जुड़ चुके हैं फिर से हमारे साथ, तो पहले लाइन में कनेक्ट हुई थी उनसे। जी स्वागत है हरगोविंद जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल बताएं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार हरगोविंद जी, सवाल बताइए अपना। मतलब आलू के बारे में पूछना था जी। क्या जानना चाहते हैं आलू पर आप? ये ना कीटनाशक के साथ NPK मिला के स्प्रे कर सकते हैं क्या? आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक। कीटनाशक मैंगोजेब के साथ NPK मिला के स्प्रे हो सकती है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शर्मा, क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पर वैसे सुरक्षात्मक छिड़काव के लिए आपको पहले मैंगोजेब भी छिड़काव करना चाहिए, ताकि अगर उसके साथ कर सकते हैं ना तो इसमें यूरिया या NPK जो भी होता है वो उसमें फिर आपका रोग लगने की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए अलग अलग करें तो ज्यादा ठीक है। जी, तो कितने समय में, कितने अंतराल पर करना चाहिए और क्या दोनों को अलग अलग करते वक्त कुछ खास सावधानियां भी बरतनी चाहिए उसके बारे में? सावधानियां, अगर हम इसको मैंगोजेब डालने से पहले अभी अगर हम चाहें तो उसको हम NPK का छिड़काव कर लें, और नहीं तो अगर मैंगोजेब करते हैं तो 3-4 दिन के बाद फिर NPK का छिड़काव करें आप। ठीक है। और अब हम आलू पर क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूंगी कुछ और बातें बता दें कि किस किस रोग के बारे में भी जैसे हमने चर्चा की, कीट किस किस तरह के लग सकते हैं इस समय? अब इस समय जो हमारा मौसम नम चल रहा है मैडम, उस स्थिति में देखते हुए 2 कीट लगने की ज्यादा संभावना है जो रस चूसने वाले हैं। आपकी एक सफेद मक्खी और माहू, ये इनके लिए ये मौसम हमारा जो नम होता है वो अनुकूल होता है। तो ये जो हमारे सफेद मक्खी जो होती है ये हमारे या माहू, ये दोनों वायरस के वाहक हैं, जो जेमिनी वायरस है और लीफ कर्व वायरस जो हमारे आलू में लगते हैं। इसके लिए ये सबसे बड़े संदेश वाहक होते हैं, माने एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान जी बिल्कुल, यानी फैल जाता है एक तरीके से। एक हमारे साथ दर्शक हैं, दीपेंद्र जी हैं बिहार से, आइए बात करते हैं। हेलो जी, माफ कीजिएगा, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी बताइए क्या सवाल है? सुपौल से बात करें हमारे साथ। एक हमारे साथ दर्शक हैं जितेंद्र जी, पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए, आपसे अनुरोध है जी। टेलीविजन की आवाज पहले कम कर दे जितेंद्र जी। हाँ सर, हम जो है आलू का, हेलो जी, हम आलू का जो है बीज तैयार करना चाहते हैं। आलू का बीज तैयार करना चाहते हैं, कैसे करें? जी डॉक्टर शर्मा, आलू का बीज तैयार करना चाहते हैं, कैसे करें? ऐसा है, हमें जो आलू का बीज तैयार करना है इसके लिए शुद्ध बीज या तो आप आलू अनुसंधान संस्थान जो मोदीपुरम मेरठ में है वहाँ से आप संपर्क करके आपको ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड ले सकते हैं। जी जी, वहाँ से ले करके कर सकते हैं। अब कुछ हमारे फर्रुखाबाद में हमारे किसान हैं, जागरूक किसान हैं, वो भी मेरठ से ले करके या फोन सीड में ब्रीडर सीड ले करके फाउंडेशन सीड उगाते हैं, तो उनसे भी आप ले सकते हैं। कई हमारे किसान हैं जो आलू का बीज उत्पादन हमारे यहाँ करते हैं और जो कर करके बेचते हैं। तो आप अगर वैसे उचित रहेगा कि आप आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से संपर्क करके बीज आप लें और इसके बाद आलू का बीज उत्पादन करें तो ज्यादा उचित रहेगा।
जी बिल्कुल। तो समझ गए होंगे आप कहाँ से आलू का बीज आप ले सकते हैं और कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में भी कुछ बातें बताई अभी हमें डॉक्टर शर्मा ने। और चलिए मशरूम पर हम चर्चा कर लेते हैं। समझना चाहूंगी आपसे मैं डॉक्टर सुभाष की सीजन कौन कौन से बेहतर रहते हैं मशरूम के लिए? मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन क्योंकि अभी बटर मशरूम की बात हो रही है तो बटर मशरूम का जो टेम्परेचर होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता है। यह तापक्रम हमको अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जो भी किसान सीजनल करना चाहते हैं मौसम के हिसाब से, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। अक्टूबर में शुरुआत कर लें और जनवरी तक वो अपनी बिजाई कर सकते हैं, जनवरी माह तक जी। और उसकी जो क्रॉप है फरवरी के या 15 मार्च से 20 मार्च तक बहुत आसानी से या तापक्रम उपलब्ध होता है, तो मशरूम निकल आती है, बहुत आसानी से आती है। और इसमें जो नमी बनानी पड़ती है 80 से 90%, तो नमी जो है बहुत आसानी से बन जाता है। पानी का छिड़काव करके आप फर्श पे करके या दीवारों पे करके नमी हम बहुत आसानी से बना कॉलर है, बात कर लेते हैं। माफ कीजिएगा रोकना पड़ा आपको। राधे श्याम जी है मध्य प्रदेश से, आइए बात कर लेते हैं उनसे। राधे श्याम जी स्वागत है। हेलो के सामने सवाल बताइए। हेलो राधे श्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं, सवाल बताएं अपना। मैडम हम सोच रहे हैं कि मशरूम की खेती मध्य प्रदेश में हो सकती है कि नहीं? मध्य प्रदेश के कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? बड़वानी जिले से जी। राधे श्याम जी, आप मशरूम की खेती मध्य प्रदेश में बहुत आसानी से कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का क्लाइमेट उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट और दिल्ली बिहार का लगभग एक ही जैसा क्लाइमेट है। आप वहाँ पे बटर मशरूम की खेती सीजन में अक्टूबर से लेके मार्च तक बहुत आसानी से कर सकते हैं जी। और लेकिन करने से पहले इसका प्रशिक्षण जरूर ले लें और आपके जिले में किसी विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ से ट्रेनिंग ले लीजिए जी। ट्रेनिंग लेके आप इसका स्टार्ट करिए, बहुत अच्छे से खेती होगी इसकी आप जी। और कुछ आप सीजन के बारे में बता रहे थे, बीच में कॉल आ गया था इसलिए मुझे रोकना पड़ा था आपको। जी, सीजन के बारे में इतना कहना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा भी आप मौसम बना के आप बहुत आसानी से खेती कर सकते हैं, क्योंकि यह मशरूम की जो खेती है वो तो इंडोर खेती है, आउटडोर नहीं है। तो इसको बहुत आसानी से आप मौसम को कंट्रोल करके कर सकते हैं। जब टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बढ़ता है, चाहे वो मार्च का महीना हो या फरवरी के महीने में, तो बहुत इजीली से पानी का स्प्रे करके आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और जिससे आपकी एक महीने की क्रॉप आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो बटर मशरूम की खेती कुल मिला के आप 2 बार बिजाई करके साल भर में 2 साइकिल आप पूरी तरह से ले सकते हैं, सीजनल कर सकते हैं। बाकी अगर आप एसी प्लांट में खेती करना चाह रहे हैं, कंट्रोल कंडीशन में ले जाना चाहते हैं, तो आप पूरा 12 महीने यह टेम्परेचर मेंटेन करके, और कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे CO2 मेंटेन करना होता है और कुछ लाइट मेंटेन करनी होती है, इसको मेंटेन करके आप पूरा 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर एसी प्लांट में जाते हैं तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है आपका और पर केजी मशरूम की कास्ट भी बढ़ जाती है। कुछ दर्शक हैं हमारे जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है उस पर कॉल करते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाते हैं, तो ऐसे ही कुछ सवाल हम तक पहुंचे हैं, आइए उन पर भी नजर डालते हैं। विनय कुमार झा है बिहार से और ये आलू के बारे में जानना चाहते हैं। कहते हैं कि आलू की फसल 40 दिन की हो गई है, इसे झुलसा रोग से कैसे बचाएं? हालांकि इस पर हमने काफी कुछ बता भी दिया है, लेकिन डॉक्टर शर्मा मैं चाहूंगी क्योंकि 40 दिन बता रहे हैं इनकी फसल को हो गए हैं, और झुलसा रोग से बचाने के क्या क्या जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो ले सकते हैं? मैंने बताया था आपको पहले कि किसान भाइयों को भी सुरक्षात्मक छिड़काव अभी से कर दें। अगर यदि झुलसा लगा है तब फिर आप पहले तो अगर सुरक्षात्मक छिड़काव करना है तो 2 से 2.5 किलोग्राम मैंकोजेब प्रति 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर के लिए छिड़काव कर दें तो पर्याप्त होगा। अगर झुलसा लगा है तब आपको साइमोक्सिन और प्लस मैंकोजेब या फेनिमिडॉन प्लस मैंकोजेब, ये आपका 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोल करके ये कम से कम 15 दिन के अंतराल पर अलग अलग इन दवाइयों का छिड़काव करें। जी बिल्कुल। तो कुछ बातें थी जो कि हमने मशरूम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाई। कॉलर्स भी काफी सारे हम तक पहुंचा रहे हैं अपने सवाल, और आलू पर भी हमने चर्चा की। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा और दोनों ही विषय पर कुछ और बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। कहीं मत जाएगा, बने रहने किसान का छोटा सा ब्रेक। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में
पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बटन मशरूम और उसमें होने वाली बीमारियों के बारे में और साथ ही जानकारी दे रहे हैं आलू के बारे में कि इस वक्त आलू में कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओडिशा से, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अरूपानंद जी है फोन लाइन पर। जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते जी। जी नमस्कार। उड़ीसा कल्याण से बोल रहे हैं जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। उड़ीसा में मशरूम के लिए स्कोप क्या है और कहाँ मिलेगा, ये बीज कहाँ मिलेगा, क्या ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये हमारे मतलब नए किसान है और मुझे लगता है हमारा कार्यक्रम देखने के बाद इनके मन में विचार आया कि मशरूम की खेती करें। रूपानंद जी, आपको बता दें उड़ीसा का जो तापक्रम है वहाँ पे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे बटन मशरूम की खेती आप कंट्रोल कंडीशन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीजनल करने जा रहे हैं तो अब मैं आपको सलाह दूंगा इसकी जगह पे आप आस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम की खेती करें तो बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। और वहाँ पे आपके उड़ीसा में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है जो पूर्ति नहीं हो रही है इसकी, तो आप प्रशिक्षण लेके आप उसकी खेती कर सकते हैं वहाँ पे। और एक वैरायटी है पैडिस्ट्रा मशरूम, उसकी भी डिमांड उधर काफी है जी, वहाँ पे इसकी भी काफी मांग है। तो आप वहाँ आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट में कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहाँ से संपर्क करिए, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। नहीं पे है तो कृषि विश्वविद्यालय आपके उड़ीसा में है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो आप दिल्ली आइए, हम आपको ट्रेनिंग दे के पूरा ट्रेन करके आपको भेजेंगे। जी और डॉक्टर सुभाष, जैसे कि आपने कई बार बताया, मतलब आज के कार्यक्रम में कई बार इसका जिक्र किया कि कंट्रोल्ड टेम्परेचर में
इसकी खेती की जा सकती है। तो इससे तो लागत भी बढ़ती होगी, और क्या इससे जो पैदावार है या फसल है उसकी गुणवत्ता या में भी कुछ फर्क आता है? जी, क्योंकि जो फार्मर्स सीजनल खेती कर रहे हैं उनके पास एक सीमित समय होता है और उसमें उनको खेती करके अपना मुनाफा भी कमाना होता है। तो और उस समय कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में मशरूम की काफ़ी आपूर्ति होने लगती है, क्योंकि लोकल जो फार्मर्स होते हैं वो उनकी भी क्रॉप मार्केट में आ जाती है। तो जो लाभ उनको मिलना चाहिए वह उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप अगर सक्षम हैं तो आप ऐसी प्लांट लगा के चाहे एक कमरा ही कर लें या 2 कमरे में करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी, मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर है जितेश जी है फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे जितेश जी? जी जितेश जी बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है मैडम, ये झुलसा रोग लगने का जो है पहले कैसे पता लगेगा और इसके लिए जो है कौन सा सही दवा है? डॉक्टर शर्मा, झुलसा रोग के बारे में जानना चाहते हैं। जितेश जी हैं वैशाली बिहार से, और ये शायद ये जानना ये चाह रहे हैं कि लक्षण किस किस तरह के होते हैं झुलसा के, संकेत कैसे मिलते हैं? ऐसा पहला तो संकेत ये है कि हमारा जो लगेगा आपका अगैती झुलसा लगेगा तो उसमें छोटे छोटे कत्थई रंग के दाने पड़ते हुए दिखाई देंगे ऊपर वाली पत्तियों पे, और जिससे अगर मौसम इनको सही मिला तो ये बड़े धब्बे हो जाते हैं और तथा अंत में ये पत्तियां सूख करके पीली पड़ जाती हैं। और अगर हमारा पिछैती झुलसा है तो ये नीचे की जो पत्तियां हैं उसमें आपके कत्थई रंग के धब्बे पड़ते हैं, और ये अगर इनको मौसम अगर सही मिला तो 4-5 दिन में पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इनके झुलसा के बचाव के लिए मैंने सुरक्षात्मक बताया था कि सुरक्षात्मक छिड़काव पहले कर दें, जिससे कि हमारे किसान भाई पहले से सुरक्षित रहें, जिससे कि हमारे खेत में झुलसा लग ही ना पाए। अगर यदि अड़ोस पड़ोस है तो उनको भी सलाह दें कि कम से कम ये टाइथेनियम 45 जिनको जिसको कहते हैं 2.5 से 2.5 किलो 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दें, जिससे कि हमारे खेत में लगे। जी डॉक्टर शर्मा, मैं रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर हैं आलू पर, इनका सवाल है। लक्ष्मीकांत जी हैं जिन्होंने सतना मध्य प्रदेश से कॉल किया है। जी बताइए लक्ष्मीकांत जी, क्या सवाल है आपका? पहले टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। जी बताएं। जी मैम, मैं आलू में जो पाला रोग लगता है उसके बचाव के लिए। कौन सा रोग लगता है? आलू में जो पाला रोग लगता है उसके लिए पाला रोग। जी डॉक्टर शर्मा, क्या बताना चाहेंगे आप? ऐसा है कि इसके बचाव के लिए हम अगर खेत की हल्की सिंचाई कर दें तो उससे हमारे खेत में नमी रहेगी, तो ये पहले तो पाला पड़ने की संभावना कम हो जाती है, पहले पड़ेगा ही नहीं। और अगर यदि हम इसको करते हैं और अगर पाला पड़ने की संभावना तो आसपास मेड़ों पे अगर हम थोड़ा सा आगे या धुआं टाइप का जला दें, जिससे कि हमारे खेत में पाला पड़े तो ये रोग लगने की संभावना नहीं रहती है। जी जी जी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी वक्त है तो हल्का सा, अभी हमारे पास समय है हफ्ते भर का, कि वैसे ज्यादातर अनुमान जो हमारा होता है 25 दिसंबर से शुरू हो जाता है और जनवरी के फर्स्ट वीक तक पाला या इस तरीके से पड़ने की संभावना रहती है। तो हम ध्यान देते हुए इसको एक हल्की सिंचाई कर दें, पहले मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि इस समय हमारे जो खेत में है अगर मिट्टी चढ़ा देंगे इसके बाद आधा मेड़ तक सिंचाई कर दें, जिससे कि हमारे ये पाला लगने की संभावना कम हो जाती है और ये रोग नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, तो ठीक है, ये कुछ उपाय हैं जो कि हमारे दर्शक हमारे किसान कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष, जैसे कि हम मशरूम पर बात कर रहे थे और हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी, बताए थे लागत की बात कि किस तरीके से लागत है, और उसी के अनुसार प्रति किलो अगर हम मशरूम की बात करें तो अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं उसमें कितना आता है प्राइस? अगर एसी प्लांट की बात कर रहे थे हम, क्योंकि वही बात हमारी रुक गई थी, एसी प्लांट में अगर आप कर रहे हैं तो उसका जो खर्चा कुछ ज्यादा आता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होता है। पर किलो कॉस्ट अगर उसकी एसी प्लांट की बात करें तो 50 से 60 रुपए पर किलो उसका खर्चा आ जाता है, और मार्केट में
100 से 120 रुपए तक बहुत आसानी से उसको लोग बेच देते हैं। देखिए रही बात किसान भाई की जो सीजनल खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके खेत का सब कुछ उनके घर का सामान होता है, जिसमें गेहूं का भूसा मेन होता है। अगर वो धान गेहूं की खेती कर रहे हैं तो वह जो गेहूं का भूसा है या धान की पराली है जिसको लोग जला देते हैं, उस पे अगर खाद बनाएं तो बहुत अच्छी खाद भी बनती है और मशरूम का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो पर किलो जो कास्ट है मशरूम की बहुत कम होती है। तो अगर सीजनल की बात करें तो 25 से 30 रुपए पर किलो खर्चा आ जाता है एक किलो बटन मशरूम में, और मार्केट में 80 से 100 रुपए तक बहुत आसानी से मार्केट में बिक जाता है। तो कहने का मतलब सीजनल करें तो खर्चा कम आता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर आप 12 महीने में कंट्रोल कंडीशन में जा रहे हैं तो खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन आप पूरा 12 महीने आपके पास एक बिजनेस होता है, एक खेती होती है, आप 12 महीने तक आप पूरा प्रोडक्शन लेके मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बात हुई लागत की, और उसी के अनुसार ही आपको जो लाभ है वो भी आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ होगा। लेकिन एक चीज मैं और समझना चाहूंगी डॉक्टर सुभाष की, हमने जैसे कहा, मैंने शुरुआत में भी कार्यक्रम के कहा कि वो किसान जो कि परंपरागत खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन भूमि कम है उनके पास, और हमने ये भी देखा कि कई ऐसे बेचारे किसान हैं जिनके पास तो भूमि ही नहीं है, उन्हें दूसरों के खेतों पर बटाई पर काम करना पड़ता है। तो क्या उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है और किस तरीके से वो इसे अपना सकते हैं? जो छोटे किसान हैं या जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए मशरूम का खेती एक बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि जो भी एरिया उनके पास है, जितना भी, चाहे छोटा सा घर हो, चाहे वो कच्चा घर हो, चाहे पक्का घर हो, या जिसमें वो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसमें वो क्रॉप रोटेशन अपना के, ये नहीं कि आप केवल बटर मशरूम की खेती करें, आप 12 महीने क्रॉप रोटेशन एक अपनाइए, फसल चक्र अपनाइए, और अक्टूबर से लेके फरवरी तक आप बटर मशरूम की खेती करिए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो आप कहने का मतलब मई और जून का महीना छोड़ के आप दूसरी वैरायटी कास्टर मशरूम है, इसकी भी काफी मार्केट में मांग है, और इस मशरूम के प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे मशरूम बिस्किट्स हैं, मशरूम पकौड़े, सूप है, प्रोटीन पाउडर्स हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसकी भी काफी मांग है, पूर्ति नहीं हो रही है। तो आप उसके जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आप कास्टर मशरूम उगा लीजिए। जब हाई टेम्परेचर होता है, जैसे मई जून जुलाई का महीना होता है, उस समय टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उस टाइम पे आप मिल्की मशरूम या पैडी स्टार मशरूम की खेती करके आप अपनी आय को निश्चित आप दुगनी या तिगनी कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम की जितनी भी वैरायटियां हैं सबकी मांग है और पूर्ति नहीं हो पा रही है। जी, और ये तो मतलब हम अगर पूरे अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ही जितनी आज के समय में मशरूम की मांग है, उस हिसाब से पैदावार हो ही नहीं पा रही, यानी बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छा अवसर है ये, और इस मांग की आपूर्ति आप करें और साथ ही साथ अपना भी आप इसके साथ ही फायदा कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और ये किसी भी तरह के किसान के लिए मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रशिक्षण ले, ट्रेनिंग ले, जिसमें हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वो आपको ट्रेनिंग देते ही है, जिसे आप जिसका हिस्सा बन सकते हैं और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने देखा भी है कि मशरूम की खेती में कई ऐसे सक्सेस स्टोरीज भी आई, ऐसी कामयाबी की कहानियां भी आई हैं, जब बहुत छोटे से, मतलब मान लीजिए बहुत ही छोटी जगह से शुरुआत की और आज वो एक कामयाब किसान के तौर पर स्थापित हो गया मशरूम के क्षेत्र में। निश्चित ही बहुत सारे ऐसे किसान हमारे भाई हैं जो वहाँ से ट्रेनिंग लेके और एक इस मुकाम पे पहुंच गए, एक अच्छा वो बिजनेस सेटअप कर लिए हैं। शुरुआत उनकी छोटे लेवल से होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है मशरूम की खेती में, आपके प्रोडक्शन में, आपकी कैपेसिटी में, हर चीज में बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। वो शुरुआत जो होगी आपके प्रशिक्षण से ही होगी। जैसे ही प्रशिक्षण लेंगे आपको सारी जानकारी हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप हमें अब क्या करना चाहिए, तो फिर आपको डिसीजन लेना भी थोड़ा आसान बिल्कुल। और लेकिन कई बार हम जानते हैं कि जो किसान है थोड़ी सी घबराहट होती है कि बड़ा ही मतलब पेचीदा टाइप की ये खेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी महिला किसानों ने भी कृषि के क्षेत्र में, खासतौर पर मशरूम के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और उन्होंने इसमें कामयाबी भी हासिल की है। तो अगर आपके मन में भी ये विचार आ रहा है तो जरूर इसकी तरफ कदम बढ़ाएं। हमारे साथ डॉक्टर शर्मा लगातार बने हुए। डॉक्टर शर्मा, अंत में आप हमारे जो किसान जिन्होंने आलू की फसल ली है उन्हें और क्या बताना चाहेंगे? और हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि सतर्क रहें, अपने खेतों को बराबर निरीक्षण करते रहें, क्योंकि चाहे कीट लगे, चाहे हमारी बीमारियां लगे, उनसे बचाव हमारा अत्यंत आवश्यक है। और हम इनको बचाव के लिए, जैसे हमारे जो माहू या आपका सफेद मक्खी का बताए हैं, तो हमारे घर किसान भाई एक पीली चिपचिपी पट्टी टाइप की आती है, वो हमारे खेत में अगर 1 एकड़ में कम से कम या 1 हेक्टेयर में 20 से 25
जगह स्थानों पे लगा दें, जिससे कि ये हमारे कीट उस पे आकर्षित होकर के चिपक जाते हैं। उससे हम इनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारे खेत में ये कीट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इनसे बचाव कर सकते हैं। और हमारी सुरक्षात्मक और पाले को देखते हुए अगर खेत में अगर हल्की सिंचाई भी कर देंगे तो हमारा खेत हमारा सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के कॉल्स के जवाब देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आपको भी धन्यवाद। जी शुक्रिया। और हमारे साथ डॉक्टर सुभाष जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। डॉक्टर सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, दर्शकों की कॉल्स का जवाब दिया और मशरूम पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में इतना ही, लेकिन अगला हमारा विषय क्या होगा कल के एपिसोड का, कल के अंक का, आइए डालते नजर। कल का विषय चने की खेती का प्रबंधन और साथ ही बात करेंगे रबी फसलों की देखभाल के बारे में। तो कल का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, चने का समय है तो इसमें कौन कौन सी खास बात है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। रबी की फसलें, इसमें तो सारी फसलें आ जाती हैं, तो उनके बारे में भी हम बताएंगे कैसे प्रबंधन करें रबी की जो फसलें, मुख्य फसलें हैं उनके बारे में। और अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, इसका तरीका बहुत आसान है। तो आइए बताते हैं कि कैसे आप अपने सवाल और अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो करें। अपने सवाल वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से हम तक आप साझा करें। और इससे भी एक और आसान तरीका आपको बता देते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम और हमारे अन्य कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को अभी आप स्कैन करें और सीधा पहुंच जाए हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से वो हमारे साथ आप साझा भी कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।